Neurosis is the minimum price that we must pay for being civilized. अब हम देखते हैं कि फ्रायड ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मेडिकल साइंस को भी और साइकोलॉजी को भी। जब हम शुरू में देख रहे हैं, जहाँ हमने फ्रायड को शुरू किया था, कि फ्रायड से पहले जितना भी एबनॉर्मल बिहेवियर था उसको सुपरनेचुरल फोर्सेस के द्वारा माना जाता था। कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई जिन्न है। लोगों को पता ही नहीं था कि ये सुपरनेचुरल फोर्सेस कुछ नहीं है, ये आदमी के अंदर ही कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई हैं। वो एबनॉर्मलिटी छुपी रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। उनको निकाला जाए तो हमारे जितने एबनॉर्मल बीमारियां हैं ये सब ठीक हो सकती हैं। तो कितना बड़ा उपकार फ्रायड ने मानवता पर किया है कि वो जो मैजिक हीलिंग थी, उस मैजिक हीलिंग की जगह साइंटिफिक हीलिंग कर दी। मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने निकाली हैं। हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का लॉ निकाला है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। तो इसी तरह की मेडिकल साइंस में बहुत ज़बरदस्त एडिशन फ्रायड ने की है। लेकिन फ्रायड जो है साइकोलॉजिकली करते करते काम 20,000 फ्रायड का जो बीमारियां हैं वो तो हमने छोड़ ही दी, को डॉक्टर जानते हैं। फिर साइकोलॉजिकल कितनी बीमारियां होती हैं, फ्रायड ने सारा मेडिकल साइंस में उन बीमारियों का इलाज किया है। उनको कहते हैं एबनॉर्मेलिटी। 3 तरह की एबनॉर्मेलिटी फ्रायड ने मानी है। फ्रायड ने नहीं, मतलब 3 तरह की एबनॉर्मलिटी है। एक तो है एंग्जाइटी न्यूरोसिस। एंग्जाइटी न्यूरोसिस में चिंता बहुत ज़्यादा होती है, परेशानी बहुत आदि होती है। उसका साइकोसोमेटिक इफ़ेक्ट जो है वो ब्लड प्रेशर पर होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है आदमी को चिंता न्यूरोसिस। तो एंग्जाइटी न्यूरोसिस जो है फ्रायड ने इसकी भी सारी खोज की। दूसरी उसने कहा जब एंग्जाइटी न्यूरोसिस में हमारा परसेप्शन ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो वो साइकोसिस कहलाते हैं। एंग्जाइटी न्यूरोसिस तो साधारण बीमारी है, साइकोसिस सारा बिहेवियर भी एबनॉर्मल हो जाता है। इस तरह की सैकड़ों बीमारियां मेडिकल साइंस में हैं। इसमें सबसे आसान चीज़ जो है डिल्यूजन है। वो बीमारियां तो बहुत तरह की हैं, लेकिन उसमें डिल्यूजन बड़ा आसान बीमारी है। डिल्यूजन में परसेप्शन हमारा जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, कुछ का कुछ दिखाई देता है। डिल्यूजन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि स्टिमुलस मौजूद होता है। इल्यूजन में स्टिमुलस नहीं होता। इल्यूजन तो हमारे अपनी कल्पना से पैदा हो जाते हैं कहीं भी। लेकिन डिल्यूजन में ऐसा होता है कि धोती घर में लटक रही है तो स्टिमुलस तो है, लेकिन स्टिमुलस से हमारे जो रिस्पॉन्स अंदर से डेवलप हुआ, जो छुपी हुई भावना अंदर से आई, तो हमने कहा मरी हुई ताई घूम रही है भूत के रूप में, ऐसी लाल साड़ी पहना करती थी वो। तो इस तरह से हमारे डिल्यूजन के अंदर हमारी जो परसेप्शन है वो बड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो फ्रायड के पास ऐसे बहुत केसेस आते थे डिल्यूजन के। बाकी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, पता नहीं कितनी बीमारियों के नाम हैं उनके। अब बीमारियों में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं बड़े एबनॉर्मल। इसके बारे में बड़ी अच्छी बात फ्रायड की जो लड़की है एन्ना फ्रायड, उसने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसने कहा हमारे यहाँ जो अमेरिका में एबनॉर्मल लोग होते हैं उनको जेल में पागल खाने में बंद कर दिया जाता है, और इंडिया में जो एबनॉर्मल लोग होते हैं उनको लोग पूजने लगते हैं।
एक आदमी बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, त्रिशूल लेकर घूम रहा है, ओ मैं शिव जी का अवतार हूँ, मैं शिव जी का गण हूँ। तो बजाय इसके कि उसको मेडिकल साइंस के पास ले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो गया उसकी पर्सनैलिटी में तो उसे पागल खाने में बंद करो। लोग एकदम उसकी पूजा करने लगते हैं, त्रिशूल वहाँ गाड़ दिया, धन्य हो महाराज। तो फ्रायड की लड़की कहती है कि मेरे बाप ने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, लेकिन इंडिया में अभी तक ये मौजूद चल रही हैं। अभी एक केस आया हमारे पास, किसी आदमी ने कहा कि एक साधु ऐसे आए जो नेकेड, और उन्होंने अपने जेनिटेलिया में कुछ बहुत भारी भारी कुछ चीज़ें बांध रखी हैं। ये धार्मिक कोई संप्रदाय है या क्या है? हमने कहा ये परवर्शन है, सेक्सुअल परवर्शन। सेक्स के ऑर्गन को परवर्शन करके लोग नेकेड दिखाते हैं। फ्रायड ने ऐसी बहुत बीमारियां ठीक की हैं जो न्यूडिटी से संबंधित हैं, लेकिन ये सब वहाँ पागलपन माने जाते हैं। हमारे यहाँ न्यूडिटी है, वो लड़कियाँ औरतें जो है कहने लगी ये तो बाबा देखो कैसे घूम रहा है, कैसे दिखा रहा है, पूजने लगी उसको। ये परवर्टेड लोग हैं, एबनॉर्मल लोग हैं, इनको पागल खाने में भेज देना चाहिए कि जाओ इनका इलाज करो, ये ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो फ्रायड ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया। अब बीमारियों के नाम तो टेक्निकल हैं, हम ले भी नहीं सकते, और क्या क्या बीमारी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20,000 पेशेंट फ्रायड ने सारी ज़िंदगी में अटेंड किए, तरह तरह के। तो ये कहलाते हैं हमारे साइकोसिस। और तीसरे जो हैं वो कहलाते हैं हमारे कैरेक्टरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैरेक्टर में डिसऑर्डर आ जाता है, सेक्स में परवर्शन आ जाता है, परवर्टेड सेक्सुअलिटी हो जाती है। तो 3 तरह के लोगों को फ्रायड ने खूब डील किया, बहुत सारे मरीज। तो इसलिए हम फ्रायड का मेडिकल साइंस को बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन मानते हैं। अनकॉन्शियस की खोज, उसने कहा ये अनकॉन्शियस जो है, यही अंदर से सारी दबित इच्छाएं जो हैं ये डिस्टॉर्टेड रूप धर के सामने आती हैं, और यही आदमी के सारे बिहेवियर को एबनॉर्मल बना देती हैं। फ्रायड उनको ठीक करता रहा बीमारियों को। अब 20,000 बीमारियों को ठीक करते करते फ्रायड के मन में ये आया, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड सोशल, हमारा जो है कि इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। तो इसलिए फ्रायड ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी। और फ्रायड जो है वो अपने इस थ्योरी को फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना दिया उन्होंने। लाइफ के अंदर कैसे रेगुलेट करो, अनकॉन्शियस के उससे कैसे बचो, अनकॉन्शियस के लिए। तो फ्रायड ने इसको अपनी फिलॉसफी को, जो साइको एनालिटिक फिलॉसफी थी, तो फ्रायड कई फील्ड में चले गए। पहला फील्ड उन्होंने लिया टोटम एंड टैबूज। टोटम माने पूजा की चीज़ें, पवित्र चीज़ें। हर सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई पवित्र चीज़ होती है, और ज़्यादातर सोसाइटियाँ जो हैं वो एनिमल से अपना संबंध जोड़ती हैं, तो पवित्र एनिमल होते हैं, वो टोटम कहलाते हैं। फ्रायड ने टोटम और टैबू पर बहुत अच्छा लिखा है। ओडिपस कम्प्लेक्स के द्वारा उसको समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी किताब लिखी है। ओडिपस में जब फादर को कत्ल कर दिया उसने और मदर को पदेश कर लिया, तो उसके बाद क्या क्या हुआ, तो सोसाइटी में भी इसी तरह हुआ कि जो सोसाइटी की मदर थी उनको पोजेशन करने की इच्छा हुई, और जब उनकी इच्छा हुई तो सब कुछ लोग जो थे उन्होंने फादर सिंबल बन करके उस प्रोटेक्शन लगाई।
तो ये हुआ, जो फादर सिंबल थे वो फियर का सिंबल बन गए और वो पूजे जाने लगे। वो उस सोसाइटी के अंदर पूज्य बन गए, देवता बन गए। और वुमन को उन्होंने टैबू कर दिया। अपने परिवार की किसी औरत को आप सेक्स की दृष्टि से नहीं देख सकते। इंसेस्ट फॉरबिडन है हर सोसाइटी में। फ्रायड ने इसका सेक्स सारा एनालिसिस करके और उस सारी कहानी से जोड़ के ओडिपस की और बहुत अच्छी किताब लिखी है। दूसरी किताब फ्रायड ने बहुत अच्छी लिखी, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। फ्रायड ने कहा कि जो सैवेज लोग हैं वो मेरे पास इलाज कराने नहीं आए, क्योंकि सैवेज ने कोई सेक्स पर कंट्रोल नहीं लगाया हुआ, जब चाहे जहाँ सेक्स सेटिस्फाई कर ली। और जब सेक्स पर कोई कंट्रोल नहीं लगता तो कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। जब तक वुल्फ के साथ रहे फ्रायड, तब तक अपनी डिस्पेंसरी में लगाया हुआ था, इट इज़ ऑल सेक्स एंड सेक्स ऑलवेज। जब भी कोई एबनॉर्मल आदमी आया तो समझ लो उसकी सेक्स लाइफ कहीं डिस्टर्ब है, तो फ्रायड उसको देखते थे। तो फ्रायड ने बाद में उसको चेंज कर दिया, क्योंकि फ्रायड के अपने कई साथी नाराज़ हो गए और भी नए नए लोग नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करने लगे। कार्ल अब्राहम फ्रायड के कंटेम्प्रेरी थे, वो और तरीके से वो देखने लगे, एनालिसिस करने लगे। हालांकि वो फ्रायड के अनकॉन्शियस को मानते थे। सारी हमारी बीमारियां अनकॉन्शियस की वजह से हो जाती हैं, एबनॉर्मलिटी। लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन को उन्होंने, अब्राहम ने सेक्स से नहीं जोड़ा था, तो फ्रायड ने भी उसका नाम फिर बदल दिया। फ्रायड ने उसका नाम कर दिया इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। जो आदमी एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा, किसी भी तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर हो, उसकी इमोशनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। तो फ्रायड ने कहा कि जब हम सिविलाइजेशन क्रिएट करते हैं तो हमें अपनी सेक्स पर और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जो है हमारी, उन पर कुछ पाबंदी लगानी पड़ती है। और जब हायर बना लेते हैं उनको, यानी हम सिविलाइजेशन से भी ऊपर उठ करके कल्चर्ड बनना चाहते हैं, तो सुपर ईगो का कंट्रोल भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब सुपर ईगो हमारे ऊपर कंट्रोल करती है तो हमारी बहुत सारी बायोलॉजिकल चीज़ें जो है, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि सोशल नॉर्म और कल्चरल नॉर्म, मॉरल नॉर्म बहुत ज़्यादा। तो ईगो जो दो मास्टर के बीच में, एक तरफ ईड को और एक तरफ इसको डील कर रही है, उसमें एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। तो ये किताब बड़ी अच्छी किताब है, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। और इसका जो निष्कर्ष है, जो एंड में निकल जो है, न्यूरोसिस इज द मिनिमम प्राइस दैट वी मस्ट पे फॉर बीइंग सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड आदमी हर एक अपनी बायोलॉजिकल नीड को पूरा नहीं कर सकता। सोसाइटी परमिट भी नहीं करती, फ्रीडम परमिट नहीं करती सोसाइटी, कंट्रोल लगाती है तभी सिविल। तो ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। अब फ्रायड जो है अपनी मेडिकल साइंस छोड़ के इधर फिलॉसफी की तरफ आ गए हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने तीसरी किताब लिखी, फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। फ्रायड ने ओडिपस कम्प्लेक्स में फादर की जो पोजीशन बताई है, जब बालक फादर के साथ बिल्कुल रिकनसाइल कर लेता है तो फादर की एटिकेट सीख लेता है, फादर के मैनर्स सीख लेता है, फादर के रीति रिवाज सीख लेता है, और घर में जितने लोग हैं उनके साथ कि ये सभी उस फादर के साथ ब्रदरली रिलेशन कैसे बनते हैं ये सीख लेता है। तो उस ओडिपस कम्प्लेक्स को आदमी ऊपर उठाता है। कोई बहुत ही पावरफुल फादर है, और वो पावरफुल फादर हमारे फादर से भी ज़्यादा, जो हमारा बायोलॉजिकल फादर है उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, और वो हमें प्रोटेक्ट करेगा,
हर एक खतरे से बचाएगा जैसे हमारा फादर बचाता है। वो हमें रोटी देगा जैसे हमारा फादर दे रहा है। अगर फादर हमसे नाराज़ हो जाए तो रोटी नहीं मिलेगी घर में, तो वो सबसे ऊंचा फादर है। तो उस फादर से बच्चा जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और जब उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है तो हर एक आदमियों को अपने ब्रदरली तरीके से देखने लगता है, ये भी मेरा भाई है ये भी। और उसे लगता है कि वो फादर जो है, अगर मैं सबको भाई की तरह ट्रीट करूँगा, फादर मुझसे बहुत खुश हो जाएगा, और जब खुश हो जाएगा तो मुझे प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है कि गॉड मुझे प्रोटेक्ट करेगा, गॉड मुझे मेरी रक्षा करेगा। हर एक खतरे के समय वो गॉड को ऑटोमेटिकली उसका हाथ जो है क्या होता है, जब भी थोड़ी सी परेशानी होती है तो उसके अंदर एक कंडीशनिंग हो जाती है, यानी फादर की तरफ कि फादर रक्षा करेगा। उसका हाथ एकदम क्रॉस की तरफ जाता है, भाई मुझे बड़ी परेशानी है। तो ये एक इल्यूजन है, गॉड वॉड कुछ नहीं है, एक इल्यूजन है कि कोई बड़ा फादर है वो हमारी रक्षा करेगा। जैसे यहाँ अब रिजॉल्व हो गया हमारा ओडिपस कम्प्लेक्स फादर के साथ। अगर हम फादर का विरोध करेंगे तो फादर हमें मारेगा भी, सज़ा भी देगा। उस गॉड का फियर भी हम ये करते हैं कि वो उस गॉड को नाराज़ नहीं करना, इसलिए रिचुअल करते रहते हैं। कुछ रिचुअल करते हैं गॉड को, कुछ लोग माला जपते हैं, कुछ करते हैं गॉड को उस बड़े फादर को प्रसन्न करने के लिए। तो ये भी किताब बहुत अच्छी है, फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन। तो इस तरह से फ्रायड ने ये 3 किताबें लिख करके अपनी साइको एनालिसिस को फिलॉसफी ऑफ लाइफ बना दिया।